नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर सुल्तानपुर से है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला। मानहानि केस में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई। अमित शाह के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव में दिया था बयान। तो सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होनी है। अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके मामले में जो है आज सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव के दौरान जो है उन्होंने विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला है, जहां सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी के बयान को लेकर सुनवाई होनी है। अमित शाह के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके मामले में आज सुनवाई होगी। 8 मई साल 2018 को बेंगलुरु में उन्होंने कर्नाटक चुनाव के दौरान बयान दिया था, जिसको लेकर मामले की सुनवाई होनी है सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में। मानहानि केस का मामला है, जिसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में सुल्तानपुर में इसको लेकर सुनवाई होनी है। आज मामले की सुनवाई है। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मानहानि केस में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर सुनवाई होनी है। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की आज सुनवाई होनी है। अमित शाह के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक, ब्यूरो चीफ, लखनऊ से जुड़े। प्रियम, क्या है पूरा मामला? देखिए, कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को एक गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करना जो है तरीके से भारी पड़ा है। और इस मामले को लेकर आज सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में वो उपस्थित होंगे। सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता पर 5 साल पहले ये विशेष कोर्ट परिवार जो था वो दायर किया था, जिस पर अब निर्णय आया है। और अपने परिवार में उन्होंने लिखा था कि पार्टी कार्यकर्ता और ने अपने को हत्यारा कहते थे। तो इस मामले को लेकर बात जो है वो दर्ज कराया गया था। और अब इस मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में फिलहाल केस चल रहा है। राहुल गांधी के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा का कहना है कि गाली गलौज और झूठी बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने वालों की जो राजनीति थी वो नहीं करने दी जाएगी। और 5 साल बाद न्यायपूर्ण कितने बजे से मामले की सुनवाई होगी? देखिए, अब से कुछ देर बाद जो है ये मामले की शुरुआत जो है वो होगी कोर्ट में, जहां पर ये विशेष मामले को लेकर वो सुनवाई होगी। और उसमें देखना कोर्ट से क्या कुछ फैसला निकल के सामने आता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। बीते 13 दिसंबर को संसद के विजिटर गैलरी से 2 युवक सदन की कार्यवाही के दौरान बीच में कूद गए और सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। इस घटना के बाद संसद की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठने लगे, जिसके साथ ही देश भर में सियासत तेज हो गई है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। ये तापस राय है, इनके साथ जो इनका ललित झा का जो मास्टरमाइंड है, पूरा जो कल ऑपरेशन हुआ उसका मतलब डायरेक्टर था। ये पूरा एकदम सब कुछ किया, उनका प्लान माफिक हुआ है। तो मतलब टीएमसी इतना बड़ा बात कर रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते, उसके साथ टीएमसी का तो जोग होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा। अगर मेरे साइन पर कोई आ जाते असदुद्दीन ओवैसी एमपी के नाम पर, क्या हाल होता मेरा? क्या हाल होता भैया? आप जानते क्या हाल होता? और फिर अगर वो जो 4 उसमें वो उनका नाम अगर अब्दुल होता, क्या होता फिर?
अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। जात और धर्म के नाम पर मोदी जी के नजर में उग्रवादी उग्रवादी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। हिंदू न होता न मुसलमान होता, केवल उग्रवादी होता। यही लोगों को जिम्मेवारी होते हैं, उनको तो हम पूछेंगे कि भाई क्या हुआ। सिर्फ स्पीकर साहब के ऊपर सारे मसला रखकर स्पीकर साहब के सारे जिम्मेवारी सौंपते हुए ये अपना जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं सदन ना चलने देना, इसका मतलब आप जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाने देना चाहते। पहले दिन ही स्पीकर महोदय ने कहा था कि सचिवालय जो हमारा लोकसभा का सचिवालय है उसकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी की, और उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं को बुलाकर बातचीत भी की। उनके और सुझाव लेने के लिए भी तैयार हैं, उसमें कुछ बदलाव करना तो उसके लिए भी वो तैयार हैं, लेकिन उसके लिए सदन ना चलने दें। अगर विपक्ष के पास सुझाव है तो ऑल पार्टी मीटिंग में आके सुझाव दें। ये मांग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा जब ऐसे घटना घटते हैं जो मंत्री से संबंधित हैं उस पर बयान देते हैं, और खास तौर से जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। एक संसदीय परंपरा रही है कि मंत्री संसद के अंदर बयान देते हैं, पर हमारे गृह मंत्री इतने बड़े अहंकारी हैं कि वो टीवी चैनल में जाते हैं, कल शाम को विस्तार से बात करते हैं इस घटना के बारे में, पर वही बात वो संसद के अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं, हमारे एक साथी हैं सीपीएम के, जॉन बिटास, घटना होते ही उन्होंने कहा मनोज अगर हम या तुम होते ये पास इशू करने वाले तो हम पर यूएपीए लग गया होता। कहीं उनकी चर्चा भी हो रही है, खारिज करने की कोशिश हो रही है, जैसे उनका कोई रोल ही ना हो। मैं मानता हूं एमपी को बहुत तरह की चीज फिल्टर करना मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम चीजों को पब्लिक डोमेन में तो रखना होगा। उस पर कुंडली मार के बैठने से बात नहीं बनेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लेक क्वीन क्रूज का उद्घाटन किया, जिसके बाद सीएम योगी गोरखपुर के रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज पर सवार हुए। सीएम योगी ने रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज की सवारी का आनंद भी उठाया। वहीं सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल यातायात और क्रूज सेवा को बढ़ाने के लिए हम लोग एक अथॉरिटी का गठन कर चुके हैं। तो आज प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की पर्यटन की सुविधाओं का तो विकास किया ही है। अब तक सड़कें बनती थी, सिंगल लेन को डबल लेन में, डबल लेन को 4 लेन में, 4 लेन को 6 लेन या 8 लेन में, 8 लेन को 12 लेन में। एयर कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधाएं होती थी, रेलवे की बेहतरीन सुविधाएं होती थी, लेकिन लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में यहां पे लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसलिए यहां पे कोई भी जल मार्ग की सुविधाएं नहीं विकसित हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी के बीच से रास्ता निकाल दिया। वाराणसी से हल्दिया के बीच में गंगा जी पे इनलैंड वाटरवे बना करके क्रूज सेवा प्रारंभ की गई, और अब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करके राप्ती नदी, सरयू जी में, यमुना जी में, गंगा जी में, इसमें भी जल यातायात को और क्रूज सेवा को बढ़ावा देने के लिए एक अथॉरिटी का गठन हम कर चुके हैं। तेजी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ढेर सारे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और साथ साथ रोजगार का सृजन भी होगा। इस अवसर पर आज गोरखपुर में रामगढ़ ताल आज से 6 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले यहां के बारे में, यहां के किस्सों के बारे में आप सब सुनते थे। आज एक नया पर्यटन का स्थल बना है, चारों ओर से सड़क बन रही है, फुटपाथ बन रहा है। देखिए क्या चमकती हुई लाइट, रात्रि को कोई इधर से गुजरता है या कोई बाहर से देखता है, उसको लगता ही नहीं कि वो गोरखपुर में है।
और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। मथुरा में शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल दिए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ये मामला सियासी गलियारों में भी तूल पकड़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि 2024 के लिए बड़ा सियासी मुद्दा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के एजेंडे की बात करें तो अयोध्या और काशी में हिंदू पक्ष की जीत के बाद मथुरा अब बीजेपी के एजेंडे में है। ये रिपोर्ट देखिए। मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। मथुरा शाही ईदगाह परिसर सर्वे कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, ये आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर यानी कि गुरुवार को दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, मगर कोर्ट ने इस सर्वे पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, यानी सर्वे हर हाल में होगा। मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड है तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पर आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। आपको यह भी बता दें कि 14 दिसंबर 2023 को न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए शाही ईदगाह के कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी थी। इस मामले में हाई कोर्ट के सामने मुकदमे में दायर आवेदन में यह दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है, और ऐसे कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर है, इसीलिए सर्वे करवाया जाना जरूरी है। सर्वे के लिए बकायदा एक आयोग का गठन किया गया, जो हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है, और शेषनाग की भी एक छवि है, जो हिंदू देवताओं में से एक है, जिन्होंने भगवान कृष्ण की उनके जन्म की रात में रक्षा की थी। वैसे राम मंदिर और काशी के बाद अब मथुरा के मुद्दे पर भी सियासी तपिश महसूस हो रही है। संत समाज खुलकर अब पैरवी कर रहा है कि मथुरा का सर्वे जरूरी है। माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय का स्वागत योग्य निर्णय है, और कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे होना चाहिए, उसके लिए टीम गठित हो रही है। बहुत ही हम सनातनी संत धर्माचार्यों को खुशी की लहर है, और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम ये जो आए थे मुल्ले आक्रांता औरंगजेब और बाबर जैसे, इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ करके वहाँ गुम्बद मस्जिद बना दी थी, उनका सर्वे होना चाहिए। देखिए, तो सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। अयोध्या हुई हमारी, अब है मथुरा की बारी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हमारे न्यायमूर्ति ने जो फैसला किया है, हिंदू समाज के लिए बड़ा गौरव विषय है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए बहुत अच्छा विषय है, हमारे श्री कृष्ण भक्तों के लिए बड़ा अच्छा विषय है। अब मुस्लिम पक्ष की ईदगाह वालों जो बिल्कुल ही सिरे से खारिज हो गया है कि 7/11 नहीं सुनी जाएगी, अब 26/9 हमारी प्रार्थना बस सर्वे की एप्लीकेशन 18 दिसंबर को सुनी जाएगी। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था, उसको मुगल शासकों द्वारा कई बार तोड़ा गया, लास्ट में औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया। आज मथुरा में माननीय इलाहाबाद कोर्ट ने जो फैसला दिया है, बहुत ही सराहनीय फैसला है। सभी हिंदुओं में, सभी ब्रजवासियों में खुशी की लहर है। अब हमने पहली सीढ़ी पार कर ली है। अब बहुत जल्द मथुरा कोर्ट में, मथुरा जन्मभूमि मंदिर पर ईदगाह मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर सर्वे होगा। माननीय इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया है कि अब
ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाहीदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड है तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पर आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। यकीनन श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को जो बड़ा फैसला सुनाया था वो फैसला अब बरकरार रहेगा, ये तय है, यानी सर्वे हर हाल में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वकील एवी सिंह का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई थी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, जिसमें मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए सर्वे की बात की गई थी, उसमें विरोध पर बहुत अच्छा फैसला है। निश्चित तौर पर बड़ी साफ सी बात है, क्या आप इस मामले को भी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को भी अयोध्या में प्रभु श्री राम जन्मभूमि की तरह 500 साल लटकाना चाहते हैं, जब उसमें लैंडमार्क जजमेंट है कि इस तरह से सिद्ध हो गया कि मुगल कालीन आतंकी थे, आताताई थे, आक्रामक थे, हमलावर थे, और उन्हें जब जब समय मिला, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, उन्होंने नीचे मंदिरों को दबाया और ऊपर बनाए ईदगाह बनाए, अपनी मस्जिदें बनाई, और ये लगातार क्रम उनका चलता रहा था। और झारखंड में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई, जहां विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ ही मुख्यमंत्री को समन और कैश कांड को लेकर सरकार पर हावी है। विपक्ष ने जिस तरह से इस सत्र की शुरुआत से ही सड़क से सदन तक सरकार की घेराबंदी की है, इसको लेकर ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का हंगामे के साथ आगाज हो गया है। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने भ्रष्टाचार के साथ साथ खाद्यान्न 1932 के मुद्दे को लेकर सदन में जमकर उठाया। सत्र के शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कई मुद्दों को लेकर विरोध जताया। सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तरफ से पहले ही तैयारियां की जा चुकी थी। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के लिए गुरुवार को अपने विधायकों के साथ बैठक की थी और रणनीति भी बनाई थी, जिसका असर विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से मिले करोड़ों रुपयों के पोस्टर को लेकर बीजेपी ने विधानसभा के गेट पर विरोध जताया और सरकार पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। इसके साथ ही समन के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन के ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए, तो वहीं सत्ता पक्ष इसको लेकर बीजेपी पर पलटवार करता नजर आया। अब इनको ही दे दिया जाए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे इनके माननीय प्रधानमंत्री तक की बात करूंगा मैं, यहाँ की बात छोड़ दीजिए। अब सारी जिम्मेदारी है ले ले, इनकम टैक्स के भी अधिकारी जितने भी डायरेक्टर से लेके सारा कुछ बन जाए। ईडी के को डायरेक्ट कर ही रहे हैं, इनकम टैक्स को डायरेक्ट कर ही रहे हैं, अब सब कुछ ये बन जाए। आज तक अधिकारी कोई बयान आया क्या इनकम टैक्स का के अधिकारियों का धीरज साहू प्रकरण में? तो ये सारा कुछ यही लोग फैसला लेते हैं, यही लोग सब कुछ है, जज से लेकर अधिकारी सभी लोग यही हैं, तो ये लोग समझेंगे। जी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद एक आरोपी हैं। स्वास्थ्य को उन्होंने लूटा है और उन पे केस भी चल रहे हैं। रही बात कि पैसे की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये सदन है, ये बीजेपी के लोग कभी भी जनहित के मुद्दे नहीं उठाते। मेरा यही कहना है उनसे कि कम से कम जरा इनको सद्बुद्धि दे। और रही बात धीरज साहू से, भानु जी का क्या संबंध है आप नहीं पूछ सकते हैं क्या? उनको सार्वजनिक करना चाहिए। धीरज साहू जी पहले एक व्यवसायी हैं, उसके बाद एक कांग्रेस के सांसद हैं। नहीं, मुद्दे देखिए
वर्तमान जो सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार, इस सरकार में हर ओर पर राज्य के को एक बदनामी के कगार पर खड़ा कर दिया गया है और सत्ता संरक्षण में जो चल रहे भ्रष्टाचार के काले कारनामे हैं, इस राज्य में नौजवानों के साथ जो धोखा हुआ है, रोजगार जो हमारे अनुबंध कर्मी हैं, हमारे जो आउटसोर्सिंग के आधार पर पदों को भरा जा रहा है, उसके जो हमारे कर्मी हैं, हमारे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, समाज के हर तबके को सरकार ने निराश किया है। ऐसे सारे मुद्दे को लेकर के सदन के अंदर हम आएंगे। राज्य के एक बहुत बड़ी आबादी, जो राज्य के 7-8 जिले ऐसे हैं जहां पिछड़ों का आबादी शून्य कर दिया गया है, तो वैसे में सदन के माध्यम से सरकार उस पर मौन है और लगातार यहाँ की भावनाओं के साथ राज्य सरकार खिलवाड़ कर रही है। ये सारे मुद्दे सदन के अंदर और सदन के बाहर हम सब लोग उठाएंगे। कांग्रेसी भ्रष्टाचार जग जाहिर हुआ है और हम सब जानते हैं कि आज़ाद भारत के बाद सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन कांग्रेस पार्टी ने किया और 1948 से जीप घोटाले से कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो भ्रष्टाचार शुरू किया वो बदस्तूर जारी है। अब आप ही बताइए, 500 करोड़ से ज़्यादा नगद रुपए अगर किसी सांसद, कांग्रेसी सांसद के घर में पकड़ाए तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है, शिष्टाचार है। तो इस विषय को हम लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जो उन्होंने 4 साल का वक्त जाया किया है, इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का समय नुकसान किया है। सुबह का भूला आदमी शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते। अच्छी बात है कि इस लोकतंत्र के मंदिर में पक्ष विपक्ष दोनों को पूछने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी स्वतंत्रता, उसकी रक्षा, उसकी उन्नति समृद्धि के मार्ग कैसे प्रशस्त हों, इसके लिए ही न पक्ष विपक्ष को जनता चुन के भेजती है। तो वो सवाल करेंगे और सरकार जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी सरकार है, तो जनता के हक और हकूक के जवाब देके उनको संतुष्ट करेगी। 4 साल के सदन में ये पहला मौका था जब नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद थे। साथ ही इस दौरान राज्यपाल की तरफ से विधानसभा सचिवालय को टिप्पणी के साथ लौटाए गए 1935 के खाद्यान्न आधारित स्थायी नीति संबंधित विधेयक की जानकारी सदन को स्पीकर ने दी और राज्यपाल की टिप्पणी भी पढ़ी। इसके साथ ही स्वीकृत 5 विधेयकों को सचिव ने सभा के पटल पर रखा, जिसमें झारखंड विनियोग संख्या 3 विधेयक, झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक, झारखंड मॉल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक और झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अवैध कृत निवारण विधेयक सम्मिलित है। 4 साल के कार्यकाल में कई घोटालों में घिरी हेमंत सरकार और सीएम हेमंत को विपक्ष ने निशाने पर लिया और जमकर हमला बोला। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सरकार विपक्ष के वारों से कैसे बचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।